चलिए ध्यान दीजिए बेटा, अब हमको देखना है अगला पार्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ग्राफिकली पूरा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपके ग्रुप पे मैंने नोट्स ट्रांसफ़र कर दिया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स के नाम से है वो चैप्टर, वो पुराना नाम था उसका पहले, तो उसमें देख लेना अच्छे से, उसके हिसाब से पूरा लिखना है आपको बोर्ड के हिसाब। तो मैं लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट आपको उसमें से पढ़ना है, बस एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें आपको। तो पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, अरेंजमेंट को समझ लेते हैं पूरा क्या क्या है। यहां जो आपको नजर आ रहा है ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होने वाला है। इलेक्ट्रॉन अभी बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि जब ये स्टडी किया गया था उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो पार्टिकल्स बोल के चलते थे। मगर फिलहाल हम बोल भी सकते हैं, मगर ऐसा कुछ वो नहीं है। तो अब ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने वाला है। यहां पर आपको जो नजर आ रहा है ये एक है क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो डब्ल्यू स्पेशली इसलिए बनाया गया ताकि लाइट जो अंदर आए वो बाहर ना जा सके, है ना, वन वे ट्रैफिक हो इस तरह से। क्वार्ट्ज विंडो ये एक मेटल प्लेट है जो जाके कनेक्ट होने वाली है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया कैथोड। ये एक अगेन एक इलेक्ट्रोड या एक प्लेट है जो कि इनिशियली पॉजिटिव टर्मिनल से जाके कनेक्ट होने वाली है, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, एनोड। यहां आप देख सकते हैं एक माइक्रो एमीटर है ना, अगर जरा सा भी करंट का फ्लो होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा। यहां आप गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं आप। यहां एक वोल्ट मीटर है ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सके। अब ऐसा है कि ठीक है, उसके बाद वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए यहां पर क्या है, रियोस्टेट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट करने के बजाय एक खास किस्म के की से कनेक्ट करने वाले हैं आप, जिसको आप कह सकते हैं टू वे की या फिर कम्यूटेटर। इस की खासियत यह है कि यह प्लेट को एक बार पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकती है और एक बार नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकती है, मतलब आप पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं। इसकी की स्पेशलिटी ये है यहां पर, है ना। आगे पूरा सेटअप समझ में आप इसमें, है ना। और अब हम आगे क्या करने वाले, जैसे कि हमारा मेन मकसद है कि भाई हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को और पुश करने के लिए हम यहां पर ऐसा कनेक्ट करेंगे कि ये किसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए। तो बोले भैया ये वाला पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। देखो जब ये ऐसा आएगा, ये प्लेट ऐसा वायर ये गया और ये जाके इससे कनेक्ट होगा तो बोले वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्लोज कर दो और इसको जोड़ दो। अगर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो अब देखो ये बराबर, देखो सीधा जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। और देखो ये वाला पार्ट रियोस्टेट के थ्रू होते हुए, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब होगा क्या बेटा, हम यहां कई चीजों के असर देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहला वो रहेगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। फिर दूसरा हम जो देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा जो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, है ना। फिर उसके बाद इसी के अंडर में दो और आएंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन, इधर साइड से स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसी तरह से इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। सामने आज तो भाई क्या बात है, द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट्स। तो देखो ये तीन चीजों को देखना है और इसके अंडर में ये सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन हमको करना है।
तो चलो एक एक करके बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा सबसे पहला, दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो मुझे यहां पर करना क्या है बेटा, यहां पर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मैं मेजर करूंगा। अभी मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि आपको याद होगा हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब आप जो फ्रीक्वेंट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, है ना, तो ही पॉसिबल है। तो मैं एक लाइट इंसिडेंट करूंगा जो कि फिलहाल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी है बेटा, ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी को अब फिक्स कर दिए, है ना। यहां पर मैं एक बात का ध्यान रखूंगा कि नू इज ग्रेटर देन नू जीरो। फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और अब वो कांस्टेंट है, अब वो बदली नहीं जाएगी। मैं सबसे पहले एकदम डिम कर दूंगा लाइट को, एकदम लो इंटेंसिटी की लाइट कर दूंगा। धीरे 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 मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाऊंगा, धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाऊंगा तो मैं क्या देखता हूं कि माइक्रो एमीटर का डिफ्लेक्शन भी ऐसे बढ़ते जा रहा है ना। तो जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। और दूसरी खास बात, एक ऑब्जर्वेशन में ये देखने आ रहा है कि ये जो प्रोसीजर है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। बोले कैसे, जैसे ही मैंने लाइट की इंटेंसिटी को लो किया, फट से जीरो, जैसे ही मैंने बढ़ाया फट से आपका कोई ना कोई एक वैल्यू बता देगा आपका ये माइक्रो एमीटर। ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसा है आगे, सेकंड मैंने देख लिया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है, तो बोले बस वही है, फ्रीक्वेंसी को आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पर रखना है। आप इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और आप नोट करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड स्टेप जो मुझे देखना है वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा और नोट करूंगा कि भैया आपका करंट पे क्या असर पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले फ्रीक्वेंसी को बहुत ही लो रखता हूं, नियर टू जीरो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब क्या होता है, सिर्फ कलर चेंज करना है कि नहीं। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मतलब कौन से कलर की तरफ जा रहा हूं, कौन से कलर ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेड की, वायलेट की। मतलब मान लो मैंने एकदम लाल भड़क करके रख दिया, पूरा रेड कलर का मैंने यहां पर लाइट फोकस किया, फिर धीरे धीरे उसको ऑरेंज बना रहा हूं, धीरे धीरे उसको येलो बना रहा हूं, धीरे धीरे उसको कहां जा रहा हूं, मैं वायलेट की तरफ जा रहा हूं। तो मैं देखता हूं, जैसा डिपेंड करता है आपने कौन सा मेटल इस्तेमाल किए, उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी अलग होती है। तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब ये ग्राफ ऐसा बनने का मतलब क्या हुआ कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाने, स्टार्टिंग में थोड़ा सा करंट आया, थोड़ा सा करंट आया स्टार्टिंग में, मगर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे और फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। आप बढ़ाते जा रहे फ्रीक्वेंसी, मतलब कलर को पूरा वायलेट पूरा वो करते, बल्कि ठीक है एक काम करता हूं, बोले मैं यहां पर पूरा उसको कितना भी आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, उसके बाद कुछ भी करो, मगर बात नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने से तो करंट बढ़ जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओ, आप क्या देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं बोलूंगा यहां पर देखो भाई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बट आई रिमेन्स कांस्टेंट। तो बोले भैया आई कांस्टेंट पे रहता है। फिर उसके बाद बोले क्या फिर फ्रीक्वेंसी का किसी चीज पे असर नहीं पड़ता क्या, बिल्कुल पड़ता है, देखा गया एक चीज पर। बोले वो किस चीज पे असर देखा गया, तो बोले यहां से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर देखा गया। बोले यहां से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, यहां से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है निकले यहां से एनोड तक जा रहे हैं,
तो हमने देखा उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती चले जा रही है। आई की बात समझ में आपको? तो बोले ठीक है, बोले भाई, तो बोले उसका ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ था? फिर बोले तो उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भैया वो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, है ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया, है ना। ये ग्राफ तो जैसे बाद में मिला अपने को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, मगर अभी से थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। तो बोले ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, और फिर उसके बाद ये जो इंटरसेप्ट था यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू थी, इसको एक खास नाम दिया गया, है ना, ये था वर्क फंक्शन। क्या नाम दिया गया बेटा? वर्क फंक्शन नाम दिया गया। आया क्या बेटा समझ में? वर्क फंक्शन। ओके, चलिए मान लिया फ्रीक्वेंसी का असर नहीं पड़ा, काहे कुछ पे भी, काहे पे नहीं पड़ा, इंटेंस करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रीक्वेंसी का असर, हाँ, मगर काइनेटिक एनर्जी पे जरूर पड़ा था। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल का तीसरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो बोले पोटेंशियल का क्या असर पड़ेगा? चलो देखते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये एक सिंपल सा मैं लूंगा, ये यहां पर मैं पोटेंशियल, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब मैंने क्या देखा, देखो कौन से बेटा, मैं क्या करूंगा, इस रियोस्टेट की मदद से वोल्टेज को हल्का हल्का बढ़ाते जाऊंगा। मैं यहां से चेक करूंगा वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो हल्का हल्का वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि इसका करंट पे क्या असर पड़ता। मैं देखा बल स्टार्टिंग में थोड़ा सा करंट बढ़ा था, मगर उसके बाद वोल्टेज क्या है ऑलमोस्ट, सॉरी करंट क्या है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको नाम देंगे खासतौर से फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको नाम इस तरह से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है वो फोटो के कारण हुआ है। फोटो मतलब फोटोन यानी कि लाइट। तो आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, है ना। आप देख रहे हल्का सा बढ़ा था पहले फोटो करंट, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कांस्टेंट, ये साला बढ़ता ही नहीं बढ़ता ही नहीं बढ़ता ही नहीं, तो कांस्टेंट जा रहा है ना। फिर उसके बाद एक काम करते वापस से ला रहे उसको, वो कर दिए। अब इंसान तो काड़ी मास्टर है, हर चीज को ट्राई करके देखता है कि नहीं, मैगी के अंदर शक्कर डाल के देखता हो कैसी बनी होंगी करके, है कि नहीं। तो अब ऐसा है कि भैया वो क्या करा, एक काम करो, बोले हमने क्या करे, वोल्टेज को जीरो कर दिए। वोल्टेज को क्या कर दिए, जीरो। अंदाजा ये था जब वोल्टेज जीरो हो गया तो इसमें करंट भी क्या हो जाना चाहिए था, जीरो। मगर देखा गया कि ये अभी भी थोड़ा सा करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, अभी भी माइक्रो एमीटर हल्का सा डिफ्लेक्शन बता ही रहा है यार। फिर एक काम कर, बैटरी को उल्टा कर दे। अब क्या कर, तू बोले यहां पे ये जो टू वे की है, अब यहां से हटाकर यहां कनेक्ट कर, और ये हटा के यहां से यहां कनेक्ट कर, है कि नहीं। अब इससे फर्क काय पे पड़ेगा, तो देखो बोले ये जो प्लेट थी कैथोड, अब वो क्या बन जाएगी, एनोड। अब ये क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये एनोड बन जाएगा कैथोड। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब यहां से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, या जो ऐसा जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, वो उसको क्या करेगा, रिपेल। अरे मता इधर, मता इधर, है ना, वो रिपेल करेगा। तो हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे मैं निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, निगेटिव पोटेंशियल क्यों बोला गया इसको, पोलैरिटी ऑपोजिट कर दिया ना इसको। तो हम देखते हैं एक स्टेज ऐसा आता है कि भैया अब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। जिस निगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हुआ था, जिस निगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हुआ था, उस निगेटिव पोटेंशियल को एक खास नाम दिया गया, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको ग्राफ में मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं ग्राफ में कुछ इसको ऐसे बता सकता हूं, है ना। आप देखेंगे बेटा यहां पर कि यहां ये 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है ना। और यहां पर जैसे जैसे मैं यहां आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे वोल्ट करंट में हल्का सा बड़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया। फिर उसके बाद मैं वापस से कम करते हुए लेकर आया। अब मैंने पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, मैंने ये टू वे की को, कम्यूटेटर को ऐसा कनेक्ट किया कि अब ये निगेटिव टर्मिनल से और ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो जाए। और अब मैं देखता हूं बिहेवियर कि अब क्या होने वाला है। तो अब मैं उल्टी डायरेक्शन वाला वोल्टेज को बढ़ाने वाला हूं, नेगेटिव वोल्टेज को मैं देखता हूं। अब हाँ, करंट जो है बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, और एक स्टेज ऐसा आता है कि करंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, और जिस जगह पे वो जीरो होता है वो उसको कहते हैं Vs, यानी कि क्या होता है बेटा, वो
स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आया समझ में आपको बेटा, है ना। अब हमको यही देखना है कि फ्रीक्वेंसी का, लाइट का, इन सब का असर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कैसे पड़ेगा, है ना, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, हमको वो देखना है यहां पे। तो अब वो हम देखना चाहते हैं, बट उसके लिए फिलहाल आपको पहले ये जगह खाली करना पड़ेगी। आप लिख लो थोड़ा, बस ग्राफिक्स है वो, डायग्राम बना लो। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, ये जो डायग्राम है थोड़ा सा अलग मिलेगा एनसीईआरटी में भी और स्टेट बोर्ड में भी। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे थोड़ा आसान लगता है, तो मैं यही पैटर्न को फॉलो करता हूँ। लिख लीजिए बेटा। हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। इसमें ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर करंट रुक गया, हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि करंट इसलिए रुक गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इक्वल हो गई थी इस बैटरी के पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। जैसे कोई भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करते या रिपेल करते तो उसके लिए आप क्या लगाते, फोर्स, है ना। और फोर्स जनरली वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिकल है, स्प्रिंग फोर्स है ना, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इसको, है ना। और वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण क्या जनरेट होती है वहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहते हैं कि जब आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² मैक्स यहाँ के बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। और एनर्जी तो डायरेक्शन नहीं रहता एनर्जी का, इक्वल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हो गया, आपका पोटेंशियल करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, सर्किट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उस पर प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। इतनी लाइन भी खाली कर दिए तो काफ़ी है भैया। चलिए फिर देखते हैं इसका, इसी के अंडर इफेक्ट ऑफ
इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए भैया, हमने क्या करे, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज वेल और विथ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये अदर साइड में जाएंगे तो प्लस भी रहेगा, इस साइड में जाएंगे तो माइनस भी, और ये बीचों बीच जो आपको मिल रहा है 0 वोल्ट। हमने क्या किए, लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। अब देखो, मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ, फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ मैं नहीं करूँगा, है ना। फ्रीक्वेंसी आपकी लगातार जो रहेगी वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही रहेगी, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब आपने क्या करे, लाइट की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी सेट की है आपने, मान लो E1, है ना। और आपने क्या किए भैया, ठीक है, आपने एक वापस से ये जो खेल हम लोग ने खेले थे, पहले वोल्टेज को बढ़ाए थे, वापस से कम करे थे अपन ने, और देखे थे एक सिचुएशन रिवर्स किए थे, फिर एक जगह आया था जहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया था आपको, है ना। यहाँ पर आप देखे कि वोल्टेज क्या हो गया आपका, सॉरी करंट क्या हो गया, 0 हो गया था। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ये ग्राफ हमको मिला। अब आगे क्या, अब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाकर देखते हैं। अगले बार क्या करूँगा, मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा और वापस से ये खेल खेलूंगा मैं। तो जब मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि भैया देख, ये तो ग्राफ ऐसा बन रहा है। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया मैंने और मैंने देखा ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब इस ग्राफ में क्या इंडिकेशन नज़र आ रहा कि आपका करंट का लेवल बढ़ गया। ज़रा बताओ मुझे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? जैसे कि वैसे ही। एक काम कर, तो इंटेंसिटी और बढ़ा के देख, तो तुमने क्या करे, लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिए। तो हमने क्या देखा, ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। E3, रिमेंबर यहाँ पर कि E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। तो हम लोग ने क्या देखा यार, अगेन करंट तो बढ़ गया मगर, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो अभी भी क्या है, वही सेम वैल्यू मिल रही है। अरे यार बोले, फिर इसका मतलब ये समझ में आया कि इंटेंसिटी का असर भले ही करंट पे पड़ता होगा मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता। आया समझ में आपको ये पॉइंट? अब हम देखेंगे ये अपना असल जो है आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई थिंक ये हो चुका हूँ आपका, है ना। कौन सा नहीं समझा बेटा आपको? अभी किसी ने बोला ना ये वाला समझा नहीं कर कुछ, बोला बोला बिंदास समझा देता ना, फिर से मैं पूरा नहीं समझा। अरे बोलना भाई, मैं समझा देता, शर्माना क्या कहो इसमें। किसने बोला? हाशिर, तूने बोला था क्या? हाँ, कहाँ से नहीं समझा? तो शुरू में था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब स्टार्ट हुआ था? बात ही खत्म होती है तो ये नहीं मालूम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हाँ, लाइट को फेंकना पड़ता है मेटल पर, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसमें से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब उससे पैदा होने वाले करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये सारा गेम जो होता एक फ्रीक्वेंसी के बाद ही जो होता, जिसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर रहना। अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी कलर उसका से कम रहा तो नहीं होता है कि नहीं। तो अपन ने क्या है, ये असर देख रहे थे कि भाई अगर अपन तीनों का असर देखेंगे कि बोले क्या करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और देखेंगे करंट पे क्या असर पड़ता। तो जब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाया, आपने देखा एकदम तेज़ी से करंट बढ़ रहा, वो ग्राफ में बताया था अपन ने, है ना। आपने लाइट की इंटेंसिटी कम किए तो करंट भी कम हो गया। फिर अपन ने देखे थे लाइट का करंट के फ्रीक्वेंसी का असर क्या होगा करंट पे, है ना। तो हमने कुछ ग्राफ ऐसा बनाए थे कि फ्रीक्वेंसी और ये करंट, पहले तूने फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखा, है ना, तो कुछ भी करंट नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, है कि नहीं। फिर आता है कि भैया एक लेवल जो है, याद है तेरे को अभी बोला था मैं, एक लेवल को क्रॉस करना पड़ता, उसी के बाद सारा गेम चालू होता। तो एक लेवल जिसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
उसको अपन ने क्रॉस कर दिए। अब उसके बाद देखते हल्का सा करंट बढ़ता है, मगर करंट कांस्टेंट हो जाता है, मतलब करंट बढ़ता ही नहीं। अब तुम बढ़ा रहे फ्रीक्वेंसी मगर करंट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। फिर हमने बोले फ्रीक्वेंसी का असर फिर किस पे पड़ सकता है, तो बोले फ्रीक्वेंसी का असर पड़ सकता है काइनेटिक एनर्जी पे। तुम जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी कलर बढ़ाते जाओगे तो उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। वो कैसे डिटेक्ट करते हैं वो अपने इसमें नहीं है सिलेबस में, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी कैसे डिटेक्ट किए होंगे उन्होंने, वो आउट ऑफ द पार्ट है अपने मतलब है, होता हो मैं थोड़ा है वो, मगर अपने इसमें नहीं है। अब ऐसा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब तूने क्या किया, पहले इसको ऐसा कनेक्ट करके रखा था, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव से थी, ये वाली प्लेट निगेटिव से थी ना, तो वोल्टेज को बढ़ाकर देख रहा था। तूने वोल्टेज बढ़ा के देखा तो तूने ये देखा कि हल्का सा करंट बढ़ा शुरू में, फिर कांस्टेंट ही रहा। तूने वोल्टेज को वापस से कम 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 करते जीरो ला लिया। अब तेरे को सूझा कि एक काम करता, मैं इसको उल्टा लगा देता। अब ये वाली प्लेट जो पॉजिटिव से थी उसको निगेटिव से लगा देते, और ये वाली प्लेट जो निगेटिव से थी उसको पॉजिटिव से लगा के देखते अपन। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, इसको ऐसा कनेक्ट कर डाले, क्रॉस है कि नहीं। अब जब ये क्रॉस की तो अब ये क्या करेगा, ये वाली प्लेट क्या करेगी, क्योंकि ये कौन सी हो गई अब निगेटिवली चार्ज, तो यहाँ से आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेंगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं तो वो उनको क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, तो रोटेंगे उनको, है ना। और एक वक्त ऐसा आएगा उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि उसको पूरा स्टॉप कर देंगी जगह पे, है ना। तो भैया जिस पोटेंशियल पे ये एकदम स्टॉप हो जाता है, जिस वोल्टेज पे, उसको नाम क्या दिया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बोले स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हुआ क्या, तो बोले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। अब हम देख रहे हैं कि भैया कि इंटेंसिटी का असर क्या पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो हमने बोला लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा के देखते अपन, पहले ये इंटेंसिटी पे ग्राफ ऐसा मिला, अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा के देखे आपने तो क्या देखा आपने, करंट ज़्यादा मिला आपको, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वो का वही। फिर एक और कम करो, एक और फिर से तुम इंटेंसिटी बढ़ा के देखो, तो फिर से आपने क्या नोटिस किया कि इंटेंसिटी की वजह से करंट तो बढ़ गया मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे कि वैसी। तो इतना समझ में आ गया कि इंटेंसिटी का असर आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कुछ नहीं होता। अगर बाय चांस आपको ऐसा कोई ग्राफ दे दे, है नहीं मगर दे दे, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओ तो वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन, है ना, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका। हाँ मगर फ्रीक्वेंसी का पड़ता है रे भाई। अब देखो यहां क्या हुआ फ्रीक्वेंसी का, सेकंड वाला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ frequency on stopping potential, effect of frequency on stopping potential। दे बड़े इधर अच्छे से, फिर से आप लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर पोटेंशियल, ये प्लस पोटेंशियल, ये माइनस पोटेंशियल और ये जीरो। चलो देखो जा, अब फिर से मैं पहले एक फ्रीक्वेंसी सेट करता हूं और मैं देखता हूं ग्राफ कुछ ऐसा है। ये तब का ग्राफ है जब फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी, मान लो नू 1 करके थी, और उस वक्त आपको पोटेंशियल जो मिला था वो Vs1 करके मिला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। ओके ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो गेम अपन ने खेले थे यहाँ पर, आपने ये फ्रीक्वेंसी नू 1 पे करे। अब एक काम करो, फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी बढ़ा दो। मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और मैंने वोल्टेज को पहले पॉजिटिव रखा, अच्छी खासी वैल्यू रखा मैंने इसकी। फिर धीरे धीरे वोल्टेज को कम करते गया, उसको यहाँ तक के जीरो पे लेके आ गया। फिर मैंने बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा लगाया और फिर बाद में नेगेटिव करा। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ये हो गया Vs2, है ना। और ये कब का है, जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी, नू 2 थी। ये कब का ग्राफ है, जब फ्रीक्वेंसी नू 2 थी, ठीक है ना। फिर एक काम करते हैं अपन, देखते एक और काम करते कि एक और बार फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के देखते, है ना। तो जब मैंने एक और बार फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो मैंने नोटिस क्या किया कि देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के तुम वोल्टेज को कम कर रहे हो। वोल्टेज जब जीरो हो गया तो आपको करंट ये मिला, और फिर उसके बाद मैं जब यहाँ देखता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, Vs3। ये कब का है बेटा, जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी, नू 3। ये प्रॉपर बना लेना उसमें से देखकर। एक मिनट, बहुत ही अलग लग रहा हो थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ।
1, nu 2, nu 3, और nu 3 इज ग्रेटर देन nu 2 इज ग्रेटर देन nu 1, है ना। तो बेटा आपने क्या देखा यहां पे कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, आपने क्या नोटिस किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब ऐसा है कि देख वही प्लेट, सब कुछ गेम वही, बैटरी वैटरी सब वही। मान ले तेरा थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ था या थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब क्या हुआ, तूने पहले लाल कलर की लाइट को इंसिडेंट किया और तूने देखा कि भैया इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर तूने ऑरेंज की कलर की थोड़ी सी, ऑरेंज को येलो के साइड लेके गया, ऑरेंज को थोड़ा येलो, तुम समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा है ना। रेड कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है ऑरेंज का, फिर थोड़ा सा ज़्यादा होता है येलो का, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो अब ऐसा है, तूने एक काम करके सोच के चल कि तूने देखा लाइट की इंटेंसिटी वही है, पूरी लाल भड़क है पहले, तो मैं क्या देख रहा कि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, करंट कुछ भी नहीं आ रहा। फिर तूने कलर को थोड़ा सा बदला, तूने ऑरेंज किस पे आया, तो जब थोड़ा हल्का सा ऑरेंज हुआ तो मैंने क्या देखा, ऑरेंज पे हल्का सा डिफ्लेक्शन आने लगा, मतलब वहां पर करंट मिलने लगा आपको। अब तू क्या कर रहा मालूम क्या, उससे सिर्फ कलर चेंज कर रहा, इंटेंसिटी वही रही है, उतना ही ब्राइट रहेगा, बस तू कलर चेंज कर रहा। तो तूने क्या नोटिस किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो जा रहा। तू ऑरेंज से गया येलो, तो मान ले स्टॉपिंग पोटेंशियल -10 वोल्ट था, इमेजिन कर लो। तो येलो से ग्रीन पे गया तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल -15 हो गया, है ना। फिर उसके बाद ग्रीन से ब्लू पर गया तो बोले -20 हो गया। इमेजिन कर रहे अपन, ऐसी रफ वर्ड नंबर्स ले रहे। तो भाई तूने क्या देखा, जैसे जैसे तू कलर चेंज कर रहा, सिर्फ क्या चेंज कर रहे, कलर, और उस कलर चेंज करने के कारण क्या बदल जा रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई ना बात समझ में। तो भाई यही बात हमने देखा कि भाई यहाँ पे बढ़ा। तो फिर उन्होंने बोला यार फिर तो अपन इसके बीच का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बिल्कुल बेशक। तो हम देखो यहाँ क्या करने वाले हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम ये देखेंगे कि भाई देखो, ये अगर मैं मेटल ए की बात करता हूं, एक दूसरे मेटल ए की बात करता हूं, और मान लो कि आपने फ्रीक्वेंसी nu 1 करके रखा है, nu 1 करके उसकी फ्रीक्वेंसी रखा है, और उसका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या nu डैश कर देते हैं, चलो ज़्यादा बेहतर रहेगा, nu डैश इसका मैं फ्रीक्वेंसी रखता हूं। तो इस मेटल ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, nu 0, है ना। और मैं दूसरे मेटल की बात करता हूं, तो दूसरे मेटल बी की स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, और यहां का nu डैश करके है, मान लो nu 0 ऑफ बी। तो देखो बेटा, नहीं nu डबल डैश करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो ठीक है, अगर ये nu डैश किया तो nu डबल डैश। तो देखो इधर आपने क्या करे बेटा यहाँ पे कि हमने क्या करे, पहले मेटल ए पे, सिर्फ मेटल ए पे फोकस करो अभी का। आप जब मेटल ए पे फोकस कर रहे हैं, आपने क्या देखा, देखो जब आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों सवाल पैदा नहीं होता, अरे भैया उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं रहा। अब कोई भाई बाहर निकल ही नहीं रहा तो कोई करंट नहीं, कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। मगर भाई हमने क्या देखा, जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम थोड़ा आगे गए, जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा आगे गए, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो मेटल ए की, तो वैसे वैसे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है कि नहीं। फिर अगर मैं उसकी जगह कोई दूसरे मेटल का लेता हूं, तो मैं बोलूंगा उस दूसरे मेटल का भी यही हाल है कि अगर मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, आपकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा बाहर। मगर जैसे जैसे यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चला जाना पड़ेगा। तो बस यही ग्राफ आपका यह दिया हुआ है। अब ये सारे ग्राफ पर ही सब कुछ ऑब्जर्वेशन है। एक जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस पर तुमको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा सिचुएशन में ग्राफ सही है गलत है ना, इस हिसाब के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक है जो मैंने लिख के दिया फॉर्मूला, उस पर थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं, 1/2 mv² max = EVS। और एक है इसके स्टेटमेंट पर, इससे क्या ऑब्जर्वेशन आया कि हम लोगों ने ये सब चीजें देखी तो उससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का बनाओ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का बनाओ, इसका ग्राफ के अंदर लिख लेना रिलेशन, इसको टाइटल ऐसा डालेंगे आप, तीसरे नंबर पे डाल देना ऐसा, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग
पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो भैया रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऐसा डाल के ग्राफ बनाना, फिर आखिरी में जो दो चार स्टेटमेंट्स लिखना है अपने को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो फटाफट। वो जो करंट आपको नज़र आता है जब आप फ्रीक्वेंसी वेरिएट करते हैं, इस करंट को कहा जाता है सैचुरेशन करंट। इसको भी बोल सकते हैं यहां पर सैचुरेशन। सैचुरेशन को बोलते हैं ना, एक अपनी जबान में बोले तो उसको निचोड़ दिए बोलते थे, पूरा का पूरा हो गया जितना हो सकता था उसमें से, है ना, वैसा वो। तो भैया तुमने जितना उसमें से करंट निकाल सकते थे पूरा करंट निकाल लिया, उससे ज़्यादा करंट बढ़ने वाला नहीं, सैचुरेशन करंट। हुआ बेटा? पूरा हो गया? कम्युनिकेशन निकल गया तुम्हारे इसमें से। अदनान, ये तेरी बुक है क्या? वही तो मैंने बोला, इतना मार्क्ड हाईलाइटेड। मतलब वाह भाई, मैंने मतलब इम्प्रेस हो गया। मतलब अदनान इतना खामोशी में इतना सीरियसली पढ़ रहा। पढ़ता बायोकेमिस्ट्री करेगा 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 इंशाल्लाह। चलो हुआ क्या बेटा? वहां तक हो गया पूरा, आखिरी ग्राफ तक। चलो उसके नीचे लिखो ऑब्जर्वेशन करके।
कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन ये ग्राफ का, वो सिर्फ ये ग्राफ के बारे में लिख रहे अपन. The graph shows that number one, the stopping potential varies linearly. The stopping potential varies linearly with the frequency of incident radiation. Linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material. Full stop. Number two, there exists a certain minimum cut off frequency. There exists a certain minimum cut off frequency no zero suffix ब्रैकेट में डालना, no zero, for which the stopping potential is zero. फुल स्टॉप. फिर नीचे हेडिंग देना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सवालों के घेरे में लेकर आ गई थी, है ना. बताते हैं आपको, लिखो क्लासिक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. नंबर वन, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, and frequency of incident radiation comma the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light. Directly proportional to intensity of incident light. Full stop. Next point, for a given photosensitive material and frequency of incident radiation, saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, of
incident radiation, whereas stopping potential is independent of the intensity, full stop. Whereas stopping potential is independent of the intensity. Third point, for a given photosensitive material, there exists a minimum cutoff frequency. For a given photosensitive material, there exists a minimum cutoff frequency of the incident radiation for a given photosensitive material. There exists a certain minimum cutoff frequency of the incident radiation, called the threshold frequency, below which no emission of photoelectrons takes place. Full stop. Above the threshold frequency, the stopping potential is equivalent to maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons. ठीक है, full stop. Last point, the photoelectronic emission is an instantaneous process. Without any apparent time lag. ब्रैकेट में लिखना approximately 10 raised to power minus 9 second or less. Approximately 10 raised to power minus 9 second or less. Bracket close. Comma. Even when the incident radiation is exceedingly dim. Even when the incident radiation is made exceedingly dim. तो भाई ये जो पूरा कंक्लूजन निकला कि हमने क्या देखा कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है, फिर एक कंक्लूजन निकला आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो उसको करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ज़रूर फ़र्क होता हुआ नज़र आया है. और एक खास बात, चौथा ऑब्जर्वेशन जो मेन था कि भैया यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी अगर आप ये प्रोसेस को देखेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी तब के तभी होने वाला.
और कितना टाइम लेता है, 1 नैनो सेकंड से भी कम, है ना, चाहे आपकी लाइट डिम ही क्यों ना हो। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, जो अगला टाइटल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। So 11.5 photo electric effect and wave theory of light। इसका एनसीईआरटी में इस तरह से नाम दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैं इसको एक और अच्छे से नाम देना चाहूंगा, वो रहेगा फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसे फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा जा रहा है सर? देखो, याद करो, आप जब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आप पढ़ रहे थे, वो याद करो लाइन से सारी बातें। लाइट कैसे आगे बढ़ती है ना, ये न्यूटन साहब ने 1673 में अराउंड, है ना, को न्यूटन्स कॉपरस्क्यूलर थ्योरी के उन्होंने दिया था। मगर बाद में देखा गया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग गए, बहुत बुरी तरह फेल होती गई वो थ्योरी। फिर आए क्रिस्टियन हाइगन, 2-3 साल की बात है, जिसको उन्होंने कहा कि लाइट एक क्या है, वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। उन्होंने अपना एक अलग थ्योरी दिया कि वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है, और काफ़ी सालों तक उस थ्योरी को सही माना गया। उनके सारे कंसेप्ट को याद है, मैंने ल्यूमिनिफरस ईथर के बारे में बोला था कि ईथर मीडियम को भी वो सही मान के चल रहे थे, और इवन यहाँ पर तो उस पर नॉवेल भी बना दे रहे थे उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो भैया वो काफ़ी सालों तक चला। 1900 से थोड़ा पहले, 1900 से थोड़ा पहले ये प्रूफ हुआ कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। मैक्सवेल ने एक सजेशन दिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया उनके एक्सपेरिमेंट के जरिए कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। बात तो बिल्कुल सही है, सब लोग ने मान लिया है ना कि अरे भैया हाँ सही, अब पूरा अपने को हो गया क्लियर। अपन ने वैल्यू भी निकाले स्पीड ऑफ लाइट की, वो भी सही आई, सब सही हो गया, बोले कोई दुख और दर्द नहीं, अब सब ठीक हो गया बोले, है ना। मगर हार्डली 10 से 15 साल गुजरे होंगे, वो दुख और दर्द फिर से चालू हो गया, है ना। क्योंकि भैया मैक्सवेल ने कई सारे, मतलब मैक्सवेल की जब थ्योरी आई, फिर उसके बाद वही एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ कर रहा था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, एक्सीडेंटली हुआ था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है। फिर बाद में उसको सिस्टमैटिकली वे में करा गया, जो अपन ने दिखाया अभी, उसी चीज़ को फिर सिस्टमैटिक वे में किया गया। तो वही एक्सपेरिमेंट जिसने ये प्रूफ किया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी एक्सपेरिमेंट ने उसी कंसेप्ट को, उसी थ्योरी को सवालों के घेरे में डाल दिया। अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा इधर ध्यान दो तावेश, है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय के लिए, कहाँ से आया था, जब आप ये प्रूफ कर रहे थे हर्ट्ज साहब कि भैया लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर उनके जो आपके जूनियर्स उनके बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे उनके, हॉलबैक्स एंड लेनार्ड ने उसी थ्योरी को उन्होंने खुद डिस्कस आगे स्टडी किए। हर्ट्ज ने छोड़ दिया था उसको, उन्होंने ध्यान नहीं दिए थे, वो तो वेव के पीछे पड़े थे। हर्ट्ज और लेनार्ड ने देखा, फिर हर्ट्ज एंड लेनार्ड में उस ऑब्जर्वेशन को गौर से देखे। अब जब वो ऑब्जर्वेशन को उन्होंने गौर से देखे और आपने जो अभी सब कुछ देखा वो देखे, तो उसमें फिर कुछ सवाल आए। सवाल नंबर 1 है ना, इंटेंसिटी को लेकर, कि आप क्या कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, है ना, तो करंट बढ़ रहा है। मगर ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ कहां हो रहा है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, है ना, उससे नीचे नहीं हो रहा, ताकि आप लाइट की इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप खुद इमेजिन करो, अगर मैं लाइट को वेव मान के चल रहा हूं, ये एक मेटल सरफेस है कि नहीं। मानता हूं मैं कि चलो किसी मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे कॉपर का अगर देखें ना, तो कॉपर का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास है। कितनी ज्यादा है, मैं एक छोटा सा कम कर देता हूं, 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर देता हूं, है कि नहीं। तो अब ऐसा है,
कि मैं 10⁻14 हर्ट्ज के ऊपर मैं लाइट को इंसिडेंट करता हूं इसके ऊपर, मान लो मैं क्या थ्योरी कंसीडर करके चल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी। आप लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा रहे, यानी मान लो एग्जांपल के तुम कलर के हिसाब से बताता, इमेजिन करो किसी मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था ग्रीन कलर, है ना, ग्रीन कलर के ऊपर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे, ग्रीन के आगे आप जानते हैं ब्लू सब चाहिए। मैंने क्या करा, येलो कलर का लाइट इंसिडेंट किया, मैंने इतनी इंटेंसिटी बढ़ा दिया कि आंखें मेरी एकदम ये हो गई, चकाचौंध हो गई, अरे भाई कुछ नजर नहीं आ रहा, इतनी इंटेंसिटी, जैसे कि अपनी ये इसकी होती बल्ब की इंटेंसिटी होती थी पहले, अब तो एलईडी इस्तेमाल हो रहा है, मगर बल्ब जो है ना पीला पीला, मैं एकदम फुल इंटेंसिटी बढ़ा दिया। भैया तुमने हद दर्जे इंटेंसिटी बढ़ा दिए, मगर इलेक्ट्रॉन साला अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, है ना, वो मेटल में से बाहर निकल ही नहीं रहा। तो भले भैया वेव थ्योरी के हिसाब से बताओ ये कैसे पॉसिबल हुआ, वेव थ्योरी के हिसाब से ये बताओ ये कैसे के पॉसिबल हुआ कि आप इतनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मगर उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, ये कैसे हुआ हमें बताओ। ये पॉइंट नंबर 1, सवाल नंबर 1 था। ये समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1, है ना, कि आप अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे है तो आप इतनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल को छोड़ के बाहर नहीं निकल रहे। एंड इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या होता है, एनर्जी देना, आप उसको एनर्जी दे रहे, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2, है ना, वो था कि देखो भाई हमने क्या देखा, इंटेंसिटी करंट बदला बढ़ाता है क्या, सॉरी फिर अभी क्या एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, फ्रीक्वेंसी को लेकर, है ना। अब देखो अब सिचुएशन क्या आती है कि हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी करंट तो बढ़ाता है मगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा पाता। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि भैया इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा, निकलेगा वहां से। अब ऐसा है कि मान लो ये फिर से एक इमेजिन करो मेटल सरफेस, मैं उस पर क्या कर रहा हूं कि आपका एक वेव इंसिडेंट किया, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। माना कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, शुरू में आप इंटेंसिटी भी उसकी क्या रखते हैं, कम रखते हैं। तो जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूं, उसका एम्पलीट्यूड। जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं, उसका एम्पलीट्यूड। सॉरी मैं मिस्टेक नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा बोल दिया मैं। आप मान के चलो कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है, तो मैंने पहले इंटेंसिटी कम रखा, बाद में मैंने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इंटेंसिटी को बढ़ाना मतलब क्या होता है, वेव की एनर्जी को बढ़ाना। तो होना क्या ये चाहिए था कि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था। आप इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बताया गया है बोट और वेव का। बोट और वेव का इमेजिन करो, एक हल्की सी वेव आ रही है पानी की, है ना, और ये वेव आती है बोट से ऐसा टकराती है तो क्या होगा, बोट आगे जाएगी। वहीं इमेजिन करो एक बहुत बड़ी वेव आती है और बोट से ऐसा टकराती है तो क्या होगा, बोट तेजी से आगे निकलेगी। इस वेव में और इस वेव में क्या फर्क है, इस वेव का एम्पलीट्यूड बहुत कम है और इस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। प्रैक्टिकली यह देखा गया है दुनिया में कि अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो जब वेव किसी चीज से टकराएगी तो उसके अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मगर ऐसे कैसे पॉसिबल हो रहा है कि इतनी बड़ी वेव आ रही है, उससे करंट तो बढ़ जा रहा है मगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, ये कैसे हुआ भाई बताओ तो, है ना। ये एक प्रॉब्लम आ गया, ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया। फिर तीसरा प्रॉब्लम रहा आपका लेके इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को लेकर, है ना, कि देखो भाई इंस्टेंटेनियस मतलब तब के तभी कैसे प्रोसेस हो रहा है। वेव जो है पूरी कहा जाएगा, जब वेव आती है तो पूरे मेटालिक सरफेस पे एक साथ इंसिडेंट होती है जिसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको, तुम खुद एक बात बताओ, इस चीज को समझो लॉजिकली। इमेजिन करो कि भैया यहां पर 100 गरीब लोग बैठे हुए हैं, है ना, 100 गरीब लोग बैठे हुए हैं और तुम क्या कर रहे हो, तुम 10 लाख, नहीं, थोड़ा कम करते हैं, 1 लाख रुपए,
तुम क्या कर रहे, तुमने सदके के लिए, ज़कात के लिए 1 लाख रुपए निकाला कि भैया मेरा ज़कात सदका इतना निकलता है, 1 लाख रुपए मुझे बांटना पड़ेगा उनमें। तुम हर एक बंदे को 1000 1000 1000 1000 1000 रुपए दे रहे हो। मुझे एक बात बता, तुम ये 1000 रुपए 100 बंदों को दे दिए, तुम्हारा फर्ज तो अदा हो गया, मगर उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया क्या उससे? एक दिन वो अच्छा खाना खा लेंगे, 2-3 दिन बस, और उससे कुछ चेंज नहीं आने वाला। वहीं किसी एक बंदे को पकड़ो और उसे 1 लाख रुपए दो, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है उससे। वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में लगा के वो प्रॉफिट कमा सकता है, लॉस में भी जा सकता है। मगर एक बात बता मुझे, एक को देने से और सब में बांटने से फर्क कितना पड़ रहा? कि भैया एक को देंगे तो वो अमीर जल्दी बन सकता है, वो बिजनेस में लगाएगा, जल्दी पैसा कमाएगा, उसको पैसे का डबल टिबल करते जाएगा, 21 दिन में पैसे डबल कर देगा, है कि नहीं? तो भैया यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बंदे को अगर आपने 1 लाख रुपए दे दिए तो उसके अमीर बनने के चांसेस जल्दी है। वहीं वो 1000 रुपए तुम बांट रहे, उनका कुछ खास अमीर बनने के, अमीर बन गए क्या एक दिन में? अरे भाई अब तो भाई टेंशन नहीं, अब तो अमीर बन गए अपन, बोले जबरदस्त, अपन गाड़ी में घूमेंगे, है ना? वो 1000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला, वो 2-3 दिन खाना खा लेंगे अच्छे से बस, और कुछ नहीं, कई कपड़े डालेंगे कुछ एक आध, है ना? तो भैया सिचुएशन वही है, बात को समझो इस बात को। जब आपकी एनर्जी आ रही है, इधर से वेव के फॉर्म में आ रही है, वो एनर्जी ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगी, उनमें सब में बराबर बराबर में बटेगी, थोड़ा तू थोड़ा तू थोड़ा तू थोड़ा तू थोड़ा तू रख। तो मतलब ऐसा है कि उस उतनी मतलब वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी लाने के लिए उसको तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, है ना? काफी टाइम लगेगा उसको वहां पर उस लेवल तक आने के लिए, बाहर निकलने के लिए, आजाद होने के लिए। मगर ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि लैग वाला प्रोसेस नहीं है, लंबा चौड़ा टाइम लग जाता। ये प्रोसेस कैसा है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये तब का तभी फौरन होता है। तो अगर ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है तो आपकी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं लाइट को वेव मान के चलूं तो ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस हो ही नहीं सकता, इसमें तो क्या आएगा? लैगिंग आ जाएगा बहुत सारा। तो जरा बताइए कि ये कैसे हुआ? तो ये 3 सवालों के वजह से पूरा जो वेव का थ्योरी था वो फिर से क्वेश्चन मार्क बन गया। अरे भैया ये बंदा सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा अभी, है ना? तो बोले भैया यहां पर फिर से गड़बड़ आ गई, फिर से मामला अटक गया। ठीक है, तो ये 3 हम लोग पॉइंट्स जो देखे अभी, इसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी के पॉइंट्स, या जिसे हम लोग कहेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? ब्रीफ में, मतलब छोटे में मैं आपको दिखा देता हूं। हेडिंग डालिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और उसके ब्रैकेट में लिख देना हो फेलियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। देखिए लिखो पॉइंट नंबर 1, ग्रेटर द इंटेंसिटी ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड लिखना, ग्रेटर द इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में ऑफ लाइट, greater the intensity or amplitude of light incident on the metal surface greater should be the energy absorbed, greater should be the energy absorbed by electron, greater should be the energy absorbed by electron, and greater should be the kinetic energy of photoelectrons, and greater should be the kinetic energy of photoelectrons emitted from the surface.
and greater should be the kinetic energy of electron emitted from the surface. But it was observed, intensity of light has no effect on kinetic energy. Number 2, below threshold frequency, no photoelectrons are emitted. Below threshold frequency, no photoelectrons are emitted, even though the intensity of light is at its peak. Number 3, the photoelectric emission is an instantaneous process. However, considering the classical theory, the photoelectric emission could not have been instantaneous. However, considering the classical theory, the photoelectric emission could not have been instantaneous. अगर हम क्लासिकल थ्योरी को मान के चलते तो भैया तो वो इंस्टेंटेनियस हो ही नहीं सकता था. चलो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. बोले क्या? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अभी फालतू बात नहीं करना मेरे सामने. 11.6 Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation, energy quantum of radiation. चलिए बेटा ध्यान दीजिए. अब ये मामला क्या आया जब ये सवालों के घेरे में आ गई थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग सही मान के चल रहे थे. अमजद आराम से बात करो. हाँ, तो भैया हम क्या देख रहे हैं कि जब ये मैक्सवेल की थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये सवालों के घेरे में आ गई थी कि भैया हम जो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के चल रहे थे, ये तो भैया ये पूरा गलत ही निकला. पूरा तो नहीं, मतलब उसमें सवाल आ गए, कुछ क्वेश्चंस आ गए. मानते कि उस थ्योरी ने अपने को स्पीड ऑफ लाइट दी, मानते कि उस थ्योरी ने अपने को ये बताया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं लगता, वो उसके हिसाब से सब कुछ सही बैठ रहा, मगर ये क्वेश्चंस का जवाब कैसा देंगे वो, तो उनके पास वो जवाब था नहीं. फिर उसी हाल ही में एक नई थ्योरी डेवलप हुई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो ये कहती थी कि लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है
है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। फिर आइंस्टाइन ने उस थ्योरी का इस्तेमाल किया और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि मैं आपको बताता हूं ये सारा खेल कैसे हुआ। ये एक फोटोन आया, वो जो मेटल प्लेट पे जो फोटोन इंसिडेंट होता था, जब भी लाइट इंसिडेंट करते थे, असल में वो फोटॉन्स की बारिश होती थी। कई सारे छोटे छोटे पैकेट्स जो है ना, पार्टिकल के फॉर्म में फोटॉन्स आते थे और वो एक एक इलेक्ट्रॉन से टकराते थे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाती थी एनर्जी। अब वो एनर्जी का वो दो तरह से इस्तेमाल करता है। सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इट इज यूज्ड टू रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन अपने आप को मेटल सरफेस में से छुड़ाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने 10 जूल की एनर्जी, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते जरा अच्छा रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, है ना। अब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो क्या करेगा इस्तेमाल, अपने आप को मेटल सरफेस से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अब बची कितनी, 8 वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वो जितना हो सके तेजी से भागेगा वहां से, है कि नहीं। तो मतलब बाकी की बची कुची एनर्जी को वो काय में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो भैया जो आपका इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी कितनी थी, तो बोले h न्यू, है ना। उसने क्या किया, उसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन के लिए था इस्तेमाल किया और बाकी का रिमेनिंग हिस्सा उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज किया। आई बात समझ में आपको। या फिर आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं इस इक्वेशन को कि ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई जीरो। ओके, अब ऐसा हुआ ये कि इस इक्वेशन की मदद से आइंस्टाइन साहब ने सारी की सारी बातों को प्रूव करके दिखा दिया, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये इक्वेशन से वो जो ग्राफ बनाया था ना मैंने, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, वो इस इक्वेशन से बना था। ये यहां पर 5 आया था जो, है ना, वो इस इक्वेशन से बना था। तो भैया अब ऐसा है कि अब इस इक्वेशन से हमारे बहुत सारे सवालात उन्होंने क्लियर कर डाले। बोले कैसा सवाल, तो बोले देखो सबसे पहले तो जो आपने देखा, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को अगर मैं सही मान के चलूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको नजर आ रही, फ्रीक्वेंसी। और वही हुआ था, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे और लाइट की फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी, है ना, और इंटेंसिटी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। और जैसे कि मैं देख सकता हूं इस फॉर्मूले में कहीं पे भी दूर दूर तक के इंटेंसिटी का कोई जिक्र है ही नहीं, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमने मान लिया कि यहां पर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। फिर बोले आपका वो जैसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते तो मामला ऐसा 0 क्यों हो जाता, है ना। तो ऐसा होता है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, मान लो जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, मान लो जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो है उसका 0 हो जाता है। जस्ट अ मोमेंट, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं 0 डाल के रखता हूं, हाँ, कि ई मैक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा 0 तो आपका एच न्यू माइनस फाई जीरो विल बी 0। इफ न्यू इक्वल्स टू 0 तो के ई मैक्स इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो एच, हाँ ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इधर। देखो मान लो थोड़ी देर के लिए लाइट को आप क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट करते हैं। मैं लाइट को क्या कर रहा हूं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट करता हूं। जब भी मैं लाइट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि जब आप न्यू 0 पे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो मैं क्या कर रहा हूं कि चलो एक काम करो, इस फॉर्मूले में न्यू की जगह न्यू 0 लिख दो। न्यू की जगह क्या लिख दो, न्यू 0 लिख दो। तो जब मैं न्यू की जगह यहां न्यू 0 रख दूंगा तो और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा आपको, 0 लिखनी पड़ेगी। तो अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 रखूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच न्यू 0 माइनस फाई जीरो इज इक्वल्स टू फाई जीरो। तो फिर मैं क्या करूंगा कि भैया फाई जीरो को उधर लेके चले जाऊंगा, तो एच न्यू 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई जीरो। तो अब अगर सपोज करो मैं ये फाई जीरो की जगह इस इक्वेशन में एच न्यू 0 डाल दूं तो काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू 0।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, या फिर एच को कॉमन निकाल लो, न्यू माइनस न्यू जीरो। अब आप खुद देखेंगे यहां पर कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा, जीरो। और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कहां हो जाएगी, माइनस में चले जाएगी। अगर कोई काइनेटिक एनर्जी माइनस में तो वो आगे भाग सकती क्या, हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल उल्टा, और उसको और लगेगी ज्यादा एनर्जी। तो इसी कारण से ये साबित होता है कि यहां पर कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, वो आगे भाग ही नहीं सकता, उल्टा और अंदर घुस जाएगा वो तो, है ना। तो बोले ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट बोले इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जब लाइट इंसिडेंट की जाती है तो उसमें से आते हैं फोटॉन्स, है ना। जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। पहले 100 आ रहे थे, जब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाए तो 200, 400, 500, 600 ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जब वो फोटॉन्स आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेंगे, आजाद करेंगे, और वो उतना ज्यादा एमिशन देखने को मिलता है। और जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन उतना ज्यादा करंट, है ना। तो हमने देखा कि भैया उनकी क्वांटिटी से फर्क पड़ता है। तो जैसे ही आप ऑन करते हैं वैसी फोटॉन्स की बारिश होती है, जैसे ही आप बंद करते हैं वैसी फोटॉन्स का बारिश बंद हो जाता है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, क्योंकि एक एक फोटॉन जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, वो अपनी पूरी एनर्जी उसको ट्रांसमिट कर देता है, और अगर उसकी एनर्जी ज्यादा रही तो वह उसको आजाद कर देगा। तो ये 3 सवालों से उन्होंने क्या कहा कि भाई ये पॉइंट्स को क्लियर करा, और इसी को कहा जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो अच्छे से, समझ लो इस बात को। आपने फोटोन इंसिडेंट की जिसकी एनर्जी इतनी थी, उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने आप को आजाद करने में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, बाकी के जरिए भागता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स टू मैक्स। फिर H2 को इधर रखे, बाद में 50 को इधर ट्रांसफर करे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा बना। फिर हमने कहा कि अगर मान लो कि मैंने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट किया तो क्या होता है, तो बोले काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो बोले अच्छा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ये वाला। फिर बोले 50 को इधर लिखो तो H0 की जगह 50 की जगह क्या लिख सकते हैं, H0। तो बोले ये 50 की जगह H0 लिख दो, H को कॉमन निकालो, न्यू माइनस न्यू जीरो, ये सब लिख डालो यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, मान लिया। और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस भी हम लोग वो थेरोटिकल था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, कि आप जितनी आप फोटॉन्स को बढ़ाते हैं उसमें उतना, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उतने फोटॉन्स बढ़ते हैं, उसमें उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसी फॉर्मूले को हल्का सा घुमा फिरा के और एक तरीके से लिखा गया। जैसे आप काम जानते हैं कि मैक्स को आप क्या लिख सकते हैं, E इंटू वी एस, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। तो ये फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं E इंटू वी एस एच न्यू माइनस फाई जीरो, या फिर वी एस इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई जीरो अपॉन ई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे कि मैं जानता हूं इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा माइनस सी बाय लैम्बडा जीरो। ठीक है, तो आप सी को भी अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा जीरो। अब लैम्बडा जीरो क्या है, तो बोले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आप बढ़ा सकते हैं, बोले बढ़ा सकते हैं, जी हाँ। फ्रीक्वेंसी को कम नहीं कर सकते, कम करने की एक लिमिट है, बढ़ाना जितना बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी को तुम जितना बढ़ाए उतना अच्छा, मगर एक लिमिट के आगे कम नहीं कर सकते। वो मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ज़्यादा कम नहीं करना है भाई। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो जिस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम वैल्यू होती है, वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू होती है। आप वेवलेंथ कम रखे तो चलता, वेवलेंथ कम रखे तो चलता, मगर उसको एक लिमिट के आगे बढ़ा नहीं सकते। मतलब देखो, लाइट की वेवलेंथ, मान लो किसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कलर है उसका मान लो येलो है ना। तो अगर आप चाह रहे तो वेवलेंथ को कम कर सकते हैं। वेवलेंथ को कम कर रहे हैं मतलब कौन सी साइड में घुस रहे, ब्लू साइड में। मगर आप येलो से ज़्यादा वेवलेंथ को बढ़ा नहीं सकते, है ना। आप ऑरेंज और रेड में नहीं जा सकते। तो वही हम लोग जब डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को, हम लोग कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड विच वी कांट ऑब्जर्व एनी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मगर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को द मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच वी कांट सी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये सारे डेफिनेशन सब प्रॉपर कैसे लिखना है नोट्स में दिया हुआ है
है ना। तो वो अभी तुमको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, उसका PDF निकाल लो, प्रिंट कर लो वो अच्छे से, अभी मैंने भेजा थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स के नाम से, है ना, और ग्रुप पे डाला हुआ है, और उसको देख के पूरा उसको प्रिंट करके अच्छे से पढ़ाई कर लेना उसमें, ठीक है। अब आगे का पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वो सब हम कल देखेंगे। जैसे कि हमने देखा अभी कि अभी भी आपको बताया कि एक नई क्वांटम थ्योरी आई थी, वो क्वांटम थ्योरी क्या है, उसके क्या पॉइंट्स है, वो कल देखेंगे।